प्यारे बच्चों, खास करके छात्रों के लिए मैं संबोधन देता हूं, जिनके लिए मैं वीडियो लगातार देने के प्रयास में था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं पिछले 20 दिन करीब पूर्व बीमार हो गया और 2-3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो मैं जो कोरोना पॉजिटिव है ये डिक्लेयर हो गया। और आप लोगों के स्नेह के कारण और प्रभु की कृपा से मैं अब पूरी तरह से मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ। पिछले 5-6 दिनों से मुझे धीरे धीरे यह आभास होता है कि मेरे अंदर ऊर्जा भी आ गई है और मैं आपको पुनः इस वीडियो के माध्यम से अपने साथ जोड़ता हूँ। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि परीक्षाएं आ रही हैं और बीच में गैप जो हो गया है दुर्भाग्यवश, अब पुनः मैं आप लोगों के लिए करीब करीब हर 2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डालूँगा। तो शुरू करते हैं। पिछले जो लेक्चर्स थे उन्हीं के क्रम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो रिएक्शंस हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो ये मैं आपको आज बताऊंगा। और ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शंस जब आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी टाइप का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कितने तरह के होते हैं आपको एक फीलिंग आज मैं करा रहा हूँ। 4 तरह के जनरली रिएक्शंस मौजूद हैं। एडिशन रिएक्शन है, जिसको हिंदी में हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसी तरह से एलिमिनेशन है जो कि विलोपन जिसे कहते हैं, और रीअरेंजमेंट है कि हम अरेंजमेंट को फिर से री कर देते हैं। तो 1 बाय 1 हम आपको बताते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या है और ये एडिशन रिएक्शन मेनली कौन दे सकता है और किसकी मेन प्रॉपर्टी हो सकती है, और किन लोगों में एडिशन रिएक्शन जनरली जो है वो नहीं होता है। तो एडिशन रिएक्शन जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना। ये ऐड होने के बाद जो आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे जुड़ गए हैं, कुछ निकला नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप देख सकते हैं कि जो आपने लिया है सब के सब जुड़ गए हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें अगर हम H2 को जोड़ें, ये कैटालिटिक अमाउंट में निकल है और टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड इट इज़ वेरी वेल नोन रिएक्शन। और ये जो इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन इज कन्वर्टेड इन ईथेन। आप पहचान सकते हैं कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन है ये 1, 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं और 2 6 हैं। और जो प्रोडक्ट आपका है उसको देख के आप जान सकते हैं कि सारे जो रिएक्टेंट हैं वो जुड़ गए हैं, उनमें से कुछ निकला नहीं है। और इस तरह के जो रिएक्शंस हैं ये मेनली वे लोग देते हैं जो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का सेंस आप कॉमन में मानिए कि जैसे कोई भूखा आदमी है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है, तो उसको आप जो चाहें वो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। भूखा आदमी है, खाना खिला सकते हैं, आपको समोसा खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। भूख जितनी ज़्यादा होगी ठीक है, जुड़ते समय निश्चित रूप से उसकी चाह ज़्यादा होगी और ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होगी कि कैसे आप उसको जोड़ें, आसानी से जुड़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें सब कुछ जुड़ जा रहा है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी अगर आप देखें कि जो इथीन मॉलिक्यूल है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये खास करके जब कभी पॉलीमराइजेशन आपको पढ़ाएंगे तब उसमें आप देखेंगे ये पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि ये काफ़ी ब्रॉडर सेंस में पॉलीमराइजेशन इज़ द होल प्रोसेस जिसके द्वारा पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमराइजेशन कोई वन स्टेप चीज़ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं
कि जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रॉपर्टी है पॉलीमर की, वो सारी की सारी इस प्रोसेस पर डिपेंड करेगी। और आप जानते हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टी में इनिशियल मटेरियल जिससे आप बना रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है और प्रोसेसिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उसके चलते प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है, उस पूरे प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इस तरह से कि भाई ठीक है, ये हमारा पॉलीथीन है, पॉलीथीन है। तो ये भी आपका किस तरह का एग्जाम्पल है? एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें भी सारे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सब के सब क्या हो जा रहे हैं? जुड़ जा रहे हैं। तो आगे चल के आप देखेंगे रिएक्शंस बहुत सारे आपको मिलेंगे आपको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, वो तरह तरह की जो रिएक्शंस हैं आपको मिलेंगे। आप देखेंगे आगे। आज तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि किसको हम लोग एडिशन कहेंगे और किसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी आपको कोई न कोई चीज़ जुड़ रही है ना। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं इसमें और एडिशन रिएक्शंस में जो अंतर है, वो ये अंतर ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कोई न कोई चीज़ जुड़ेगी। तो जब आप प्रोडक्ट देखेंगे, रिएक्टेंट देखेंगे, तो देखेंगे चेंज तो हुआ है, उसमें कोई न कोई जुड़ा है, लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से कोई न कोई एटम या ग्रुप निकलेगा, उसके बदले कोई ग्रुप या एटम आके जुड़ेगा। तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। कि जैसे सपोज कि ये रिएक्शन आपका है CH3Cl है और इसमें हम OH माइनस जोड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन बन रहा है वो CH3OH है और Cl माइनस। ये जो ग्रुप है इसको हम लोग लीविंग ग्रुप कहते हैं। जो स्थान छोड़ रहा है इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। और लीविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा और कौन नहीं अच्छा होगा, ये चर्चा हम लोग कभी जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ केवल ये कि किसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहें और क्यों कहें, ये इसीलिए कि यहाँ से एक एटम निकल रहा है और उस एटम के बदले कोई दूसरा एटम भी लग सकता है और एटम्स का समूह भी लग सकता है ना, ग्रुप भी लग सकता है। तो वही हो रहा है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आपको ये एग्जाम्पल है, ये बेंजीन है और इसमें सपोज कि ये हमारा Cl2AlCl3 है और इसको हम देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है और इसमें ये बनता है आपका क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में आप देख के जान सकते हैं कि इस किस कैटेगरी का रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने बॉन्ड के द्वारा जान सकते हैं कि कोई हाइड्रोजन है और कितना हाइड्रोजन है। तो कार्बन की बैलेंसी 4 होने से 1, 2, 3 और 1 यहाँ बचा है। तो हर जगह हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। और अगर आप इसमें देखना चाहें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप बॉन्डिंग करके देखें कि जो हाइड्रोजन था वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया है, इस क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गया है। तो जैसी कि डिफिनीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोई न कोई एटम हटेगा और हटने के बाद कोई न कोई एटम या ग्रुप कोई भी आके जुड़ सकता है नया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये हम लोग कभी अगले लेक्चर में इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल है कि एडिशन रिएक्शंस कौन आसानी से देंगे? एडिशन रिएक्शंस वे लोग आसानी से देंगे जिसमें अनसैचुरेशन है, उनमें कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं देते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें कि भाई ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एडिशन रिएक्शन इजीली देगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो एडिशन रिएक्शन तो इजीली देगा लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देगा। आप कॉमन सेंस में, कोई भूखा आदमी है
उसको आप कुछ खिलाना चाहें तो दैट इज़ ओके, स्वागत है। लेकिन अगर आप उससे ये शर्त रख दें कि भाई मैं तुमको कुछ खिलाऊंगा तो, लेकिन पहले आप तुम कुछ अपने पेट से निकालो, तो दैट इज़ ए डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है उसके लिए। लेकिन हाँ, एक्सेप्शनल केस आपको मिलेंगे। कंडीशन अगर कुछ इस तरह की आप दे दें, हो सकता है वो तैयार हो जाए। अगर आप कह दें कि भाई अपने पेट से आप कुछ निकाल दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, तब तो हो सकता है कोई तैयार हो जाए। किसी आदमी से कह दें कि मेरे पेट पे आप मारिए जब तक कुछ निकल ना जाए, क्योंकि मुझे अमाउंट 1 लाख मिलने वाला है। सो दैट इज़ द रीज़न कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल भी देते हैं, लेकिन इन टफ कंडीशंस। आगे चल के आप देखेंगे कि इस तरह के रिएक्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन वेरी टफ कंडीशंस में मिलेंगे। एडिशन तो बहुत ईजिली ये दे देगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। एक मैं एग्जांपल से इस बात को आपके लिए साझा कर रहा हूँ कि सपोज कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें आप ब्रोमीन डालें, क्लोरीन डालें, कुछ भी डालें, एडिशन तुरंत इस कार्बन कार्बन पे हो जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिलेगा CH3 CHBr और CHBr मिलेगा, CH2Br मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा ये ब्रोमीन यहाँ रिएक्शन न करे, यहाँ करे, यहाँ मतलब कि ये सब्स्टिट्यूट करे, एक H को हटा के ये Br आके लग जाए, दैट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। ये आप सोचें कि ब्रोमीन डाल के थोड़ा सा आप गर्म कर दें, नहीं होगा। ये देखा गया कि हाँ, टफ कंडीशन में है कि स्पेशल कोई रिएजेंट आपके पास है, तब तो हो सकता है। या कोई आपका टेम्परेचर है, तो देखा गया है कि ये प्रोडक्ट मिल जाता है कि जब आप टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, या आप NBS नामक एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड टाइप का स्पेशल रिएजेंट लगा देते हैं, तब तो ये रिएक्शन हो जाता है। इट मीन्स कि एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेशन की कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट कॉमन प्रॉपर्टी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो नहीं देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल ज़्यादातर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में आप डिफरेंस कर सकते हैं कि कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहाँ एडिशन हो रहा है, और कौन लोग एडिशन आसानी से दे सकते हैं, कौन लोग सब्स्टिट्यूशन आसानी से दे सकते हैं। और तीसरे तरह का जो रिएक्शन है वो एडिशन का जस्ट अपोजिट है, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द एडिशन रिएक्शन। एडिशन में सब कुछ जुड़ जा रहा है, एलिमिनेशन में उस रिएजेंट जो आप यूज कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, उससे कोई आइटम या कोई ग्रुप निकल जाएगा प्रोडक्ट में, आप देखेंगे उसकी जगह कुछ लग नहीं रहा है। ये डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूशन में तो निकल भी रहा है, उसकी जगह कुछ लग भी रहा है। एडिशन में कुछ निकल नहीं रहा, केवल लग रहा है। और एलिमिनेशन में केवल निकल रहा है, कुछ लग नहीं रहा है। ये डिफरेंस है। और एक एग्जांपल से हम देखें कि जैसे CH3 CH2Cl, और इसमें हम अल्कोहलिक KOH डालें और गर्म करें, तो इस मॉलिक्यूल से एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है और बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम किस कैटेगरी में लाएंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएजेंट से कुछ निकल गया है प्रोडक्ट साइड में, तो इसको हम एलिमिनेशन कहेंगे। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन आगे चल के आप देखेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर E1 है, E2 है, और थोड़े बड़े स्तर पे E1 CB है, बहुत सारी कैटेगरी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं केवल यही बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है कि अगर आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखें कि सपोज CH3 CH3 दिस इज़ द टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और जब इसमें आप कंसनट्रेट H2SO4 डाल के गर्म करते हैं तो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है इस मॉलिक्यूल से और आपको देता है अल्कीन। ना ये किस कैटेगरी का रिएक्शन है आप देख के बता सकते हैं कि जो आपके पास ये रिएजेंट है, ये जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, आप देख के बता सकते हैं कि इसमें से आपका H2O मॉलिक्यूल क्या है, निकल गया है। तो एलिमिनेशन भी, इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, जो कि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ बस केवल ये बता रहे हैं कि कौन एलिमिनेशन है और कौन
आपका सब्स्टिट्यूशन है। चौथे तरह का जो रिएक्शन एक्चुअली वो तरह का तो पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि रीअरेंजमेंट को, लेकिन बहुत सारे बुक्स में और धीरे धीरे ये आने लगा है कि चलिए कि जो रीअरेंजमेंट है वो भी एक तरह का रिएक्शन है। बहुत सारे रीअरेंजमेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे चल के। रीअरेंजमेंट्स जो होते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य है। मॉलिक्यूल बिना कारण के रीअरेंजमेंट नहीं करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि बिना उद्देश्य के रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एक कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको मान लीजिए कि क्लास में दो तरह के बच्चे हमारे पास हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तेज आवाज़ से इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ाहट आती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऊंचा सुनते हैं, धीमी आवाज़ में नहीं सुनते हैं। और वो बैठे हुए हैं और जो ही हम ये डिक्लेयर करेंगे कि आप चाहें तो जो कम सुनते हैं वो आगे की बेंचों पे बैठ जाएं, और जो जिनको आवाज़ से इरिटेशन हो रहा है वो पीछे की बेंचों पे बैठ जाएं, और उसके लिए हम समय देंगे। तो निश्चित रूप से अपने स्थान को अपनी सुविधा के अनुसार छात्र क्या करेगा, बदलेगा ही बदलेगा। समय नहीं देंगे तब तो नहीं कुछ होगा। इसलिए आप देखेंगे कि रीअरेंजमेंट के लिए हर एक रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दो चीज़ें, रीअरेंजमेंट के लिए टाइम चाहिए, एक अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट जाने के लिए टाइम चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है कि पहले अरेंजमेंट से अगर दूसरे अरेंजमेंट में स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं मिल रही है तो फिर क्यों रीअरेंजमेंट करेगा अपना, है? अगर किसी आदमी को ये अवसर दिया जाए कि भाई आप क्लर्क हैं और क्वालिफ़िकेशन उसके पास है, और उसको ये ऑफ़र दिया जाए कि तुम लेक्चरर बनोगे, तब तो बनेगा, क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, सब चीज़ ज़्यादा, पोजीशन ज़्यादा है। अगर उससे पूछा जाए कि तुम लेक्चरर बनोगे या प्रिंसिपल बनोगे, तो नेचुरल है कि वो प्रिंसिपल बनना चाहेगा। लेकिन किसी प्रिंसिपल से हम पूछें कि आप लेक्चरर बनना चाहेंगे, मुश्किल है उसके लिए। चपरासी बनना चाहेंगे, और भी मुश्किल है। तो जब भी रीअरेंजमेंट होगा बिना किसी उद्देश्य के नहीं होगा। निश्चित रूप से पहले अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। अब ये स्टेबिलिटी जितने भी फैक्टर डिसाइड करेंगे वो उस रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट को, रीअरेंजमेंट को आपको बताएंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ कि एक कार्बोनियम आयन किसी रिएक्शन में बन रहा है और बाय नेचर वो कार्बोनियम आयन जो है वो प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, कैसे पहचानेंगे हमने आपको बता रखा है कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है आप उसे देखिए एग्जैक्टली, अगर उससे दो हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड हैं तब वो प्राइमरी है, और अगर एक हाइड्रोजन है तब वो सेकेंडरी है, और कोई हाइड्रोजन नहीं लगा तो वो टर्शरी है। तो जनरली जो छात्र हैं वो कंफ्यूज होके इसे सेकेंडरी बोलते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ न देख के यहाँ देखते हैं। तो ये एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, और ये हम आपको पता है, पहले से आपने पढ़ रखा है कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन की तुलना में सेकेंडरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी की तुलना में टर्शरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होती है। ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा एक लेक्चर में। तब अब अगर इसको चांस मिलेगा, हमने आपको बताया है कि चांस भी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बोनियम आयन ये है आपका CH3 CH, ये भी प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कोई है। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रुप यहाँ आ जाए, ये ग्रुप यहाँ आ जाए, ये ग्रुप यहाँ आ जाए, तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये पता है कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन कम स्टेबल है, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। आप जानते हैं कि जो मिथाइल कार्बोनियम आयन है वो तो लीस्ट है, उसकी तो स्टेबिलिटी जो है सबसे कम है। ये जानता है कि वो सबसे कम है, लेकिन देयर इज नो चांस। चांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चांस ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं उसका है रीअरेंजमेंट का। चांस है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन तो है, लेकिन इसको सेकेंडरी और टर्शरी में बदलने का चांस है इसके पास। आप देखें कि अगर ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसके बगल वाले कार्बन के पास एक तो ये ग्रुप है आने के लिए तैयार है, दूसरा ये भी ग्रुप आने को तैयार है। दो दो रूट हैं। अगर हम इसको ए रूट कहें और ये बी रूट कहें, अगर आपको ज़रूरत है पैसों की और आपके दो पड़ोसी हैं और दोनों ही आपको मदद करना चाहते हैं, ऐसे में आपको जितने पैसे की ज़रूरत है वो इम्पॉर्टेंट, अगल बगल में कितने पैसे वाले मौजूद हैं ये कम इम्पॉर्टेंट। अगर आपके दो पड़ोसी हैं, आपको 100 रुपये की आवश्यकता है और एक के पास हज़ारों रुपए है और एक के पास लाखों रुपए है, लेकिन उनके पास कितना रुपया है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम किससे पैसा लें। हम उससे पैसा लेंगे जो हमको आराम देगा। आराम कई सेंस में कि कोई आदमी आपको 100 रुपये मांगने पे देता है पड़ोसी, लेकिन इमीडिएट अगले दिन से ही आपको तगादा नहीं कर रहा है, आपसे मांग नहीं रहा है। उसने कह दिया कि जब आपको हो जाएगा तो आप दे दीजिएगा। एक आदमी जो ज़्यादा पैसे वाला है, नेचर ऐसा है कि देने के बाद हर सभा सोसाइटी में आपको नमस्ते कर रहा है, देखते ही नमस्कार। नमस्कार का मतलब पैसा अपना मांग रहा है, परेशान कर रहा है। तो आप किससे पैसा लेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देगा। यही चीज़ यहाँ है कि ये ग्रुप जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी भूखे आदमी के यहाँ किसी भूखे आदमी का स्वागत नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाना है। तो अगर ये ए रूट का इस्तेमाल करे तो जो रीअरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये CH3, ये C और यहाँ पे H है और ये ग्रुप चला आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि वो चला गया इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ आपको ये CH2 और CH3 बन गया है। बाय डेफिनेशन ये कौन सा कार्बोनियम आयन है? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, क्योंकि हमने आपको बता रखा, पहचानना इज़ वेरी इजी कि जिस कार्बन से प्लस चार्ज आप उसको देखिए, अगर उससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तब तो वो प्राइमरी है, और 1 हाइड्रोजन है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी कहेंगे। और अगर ये बी रूट का इस्तेमाल करें तब क्या होगा? तब आप देखिए क्या चेंज आएगा कि ये जो CH3 है, ये C, जो चेंज आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन इसको बोलेंगे H अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये CH2 में एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ये कौन सा कार्बोनियम आयन है? टर्शरी कार्बोनियम आयन। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन से स्टेबल कौन होगा? टर्शरी। सो दैट इज द रीजन कि अगर उसको 2-2 चांस हैं कि वो सेकेंडरी बने या टर्शरी बने, तब निश्चित रूप से वो टर्शरी बनना चाहेगा। वो इस रीअरेंजमेंट को तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट जो आप सोचते हैं वो नहीं प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। वो मैं इसी रीअरेंजमेंट के कारण मैं उस तरह के प्रोडक्ट की चर्चा आपको ज़रूर लगे हाँ मैं आपको करना चाहूँगा, जिससे और भी आपको क्लियर होगा कि रीअरेंजमेंट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और आपके आंसर्स में कितना उसका महत्व है। आप देखिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे कंपटीशन्स में चारों तरफ, उसमें जो आप सोचते हैं गलत वो आंसर मौजूद होगा, इसलिए तुरंत आप उस पर निशान लगाएंगे। अगर वो आंसर नहीं होगा तब तो आप बेचैन होकर अगेन सोचेंगे, लेकिन आपने जो सोचा वही दिखाई पड़ रहा है तो क्या आप सोचेंगे? लगा देंगे तुरंत। अगर आप कम पढ़े लिखे, कम उसके अंदर तक नहीं पढ़े हुए नहीं गए हुए हैं, थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, तो यही होगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल से दिखाऊं। ये सिंपल सा एक रिएक्शन है कि RX में अगर Y माइनस हम यहाँ पे लगा दें तो ये देगा आपको RY और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। अगर मैं आपके साथ ये बात करूं कि भाई ये CH3 है और CH3 और यहाँ पे H CH2 है और ये Cl है, और यहाँ पे अगर हम
OH माइनस का अटैक कराना चाहें तो आप देखेंगे कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको CH3 C CH3 CH3 OH मिलेगा, आपको CH3 C CH3 H CH2OH आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो ये जाना है कि X निकल गया है, उसके बदले जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके जुड़ गया है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो चीज़ निकल गई है ये OH उसके साथ नहीं लग रहा है। वो इसी कारण से कि यहाँ से हटने के बाद जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो CH3 CH3 और H CH2 ये डिसोसिएट है कि पहले स्टेप में आपको ये कार्बोनियम आयन दे रहा, नो डाउट, लेकिन ये कार्बोनियम आयन रीअरेंज हो जा रहा है टर्शरी में, और तब आपको प्रोडक्ट टर्शरी मिल रहा है। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे एक रिएक्शन है कि हम लोग अल्कोहल में ROH में अगर HX डालें, किसी अल्कोहल में अगर हम लोग HX डालें तो आप देखेंगे कि RX देगा और H2O निकल जाएगा। जिसको केवल इतना ज्ञान है उसको अगर हम इस OH में और अगर हम HX के बदले मान लीजिए कि हम HBr यहाँ लगा देते हैं HBr, तो वो भी यही सोचेगा। अगर उसने मैकेनिज्म नहीं जाना है, अंदर तक नहीं पढ़ा है, वो केवल ये जानता कि जहाँ OH हटा वहाँ X लग जाएगा, तो निश्चित रूप से इस OH को हटा के जो उसका प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे इस Br को लगा देगा। लेकिन जो इस मैकेनिज्म को जानता है कि क्या होगा, तो निश्चित रूप से वो यहाँ पे जो Br है वो इसको वो नहीं बताएगा, वो किसको बताएगा, इसको बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पहले स्टेप में जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो प्राइमरी होगा, नो डाउट, लेकिन इस अटैक होने के पहले न्यूक्लियोफाइल को रीअरेंज हो जाएगा, वो टर्शरी में बदल जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो टर्शरी मिलेगा, न कि प्राइमरी मिलेगा। तो ये रीअरेंजमेंट आगे चल के आप पूरी एक लिस्ट आपको रीअरेंजमेंट की मिलेगी कि बेकमैन रीअरेंजमेंट है, तरह तरह के रीअरेंजमेंट आप पढ़ेंगे। और बहुत सारी जगहों में MSc में एक पूरा पेपर ही रीअरेंजमेंट, हम लोग भी जब बनारस में थे BHU में, तो हमको याद है कि MSc फाइनल में एक पेपर केवल हमारा रीअरेंजमेंट का ही था। तो रीअरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट आप देखेंगे कि रीअरेंजमेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके लिए नो डाउट आपको जो बेसिक नॉलेज है कि कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, इंटरमीडिएट्स, इन लोगों की स्टेबिलिटी क्या है, कब जनरेट होते हैं, कब नहीं होते, ए लॉट ऑफ मैकेनिज्म का आपको ज्ञान अगर है तब आप मैकेनिज्म को रीअरेंजमेंट को समझ सकते हैं। और रीअरेंजमेंट भी एक तरह का रिएक्शन टाइप में ही आप जान लीजिए कि रीअरेंजमेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। BSc पार्ट 2 के कोर्स में पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, बहुत सारे रीअरेंजमेंट हैं, तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आज मैं तबीयत के बाद उठा हूँ, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर उसके बाद है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और अब ये प्रयास होगा कि हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद 2 दिन बाद लगातार मेरी वीडियोज़ आएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो कॉम्पिटिशन्स में और एग्ज़ाम में इसका भरपूर आपको लाभ मिले। और इसी के साथ मैं बंद कर रहा हूँ इस टॉपिक को आज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।